नहीं, जब भी कभी कॉन्ट्रैक्ट को दिए हो तो उसे हमेशा प्रायोरिटी पे फुलफिल करना है। वैसे भी लिखा हुआ कमिटेड कॉन्ट्रैक्ट। नहीं नहीं, अलग लिखा हुआ अनलेस में बताया, वरना इसका अलग लिखा हुआ। 1000 के नीचे 800 अलग लिखा हुआ। मेरा टोटल 1800 ही। टोटल 1000 है या 1800 हो गया? ये पेज नंबर 81 एक मिनट निकलेगी। जी बेटा, रैंकिंग होगी। ये पेज नंबर 81 पर क्वेश्चन, इसकी रैंकिंग होगी। ये इसका जरा प्रोडक्शन प्लान बनवा दो। अच्छा, कभी भी अगर आप कोई क्वेश्चन का आंसर देखें तो हो सकता है उसमें फॉर्मेट आपसे डिफरेंट कोई बना हो, लेकिन वो फॉर्मेट इशू नहीं है। वर्किंग आप अपने ही तरीके पे करें, बस मैक्सिमम उसके बाद में फिगर्स के साथ मैच कर लें बस। ठीक है, तो जरा प्रोडक्शन प्लान बनवाइए। अवेलेबल मटेरियल क्या था? अवेलेबल था 80,000। सबसे पहले किस पे लगाना था? एक्सपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का था? प्रोडक्शन के कौन से? बी का। प्रोडक्ट बी के कितने यूनिट्स प्रोडक्शन में थे? 800 यूनिट्स है, और एक यूनिट को बनाने में कितने केजीज रिक्वायर्ड? 12 थे। तो 9600 जो है, ये सबसे पहले एक्सपोर्ट को लग गया। बैलेंसिंग कितना बचा? ये फिर रैंकिंग में लगा। करवा देना कंडी। रैंकिंग में 1 कौन सा है? प्रोडक्ट ए कितने यूनिट्स बनाने थे? 4500 मल्टीप्लाइड बाय 40 14। तो कितने केजी लग गए इसे? जी बी को, सॉरी सी के कितने यूनिट बनाना था? एक यूनिट को कितना केजी चाहिए था? 5000 केजी इसको भी लग गए। बचे कितने रिमेनिंग? 2400 किसके लिए बचे? बी के लिए। बी के एक यूनिट को कितने केजी रिक्वायर्ड है? 12। कितने बस बन सके? ये ठीक है बेटा, समझ आ गई? 9600 और 70,400 के। प्लीज जब भी कभी वर्किंग करें, अपनी वर्किंग करें। आंसर चेक करने का कोई फायदा नहीं है। प्लीज 9600 और 70,400 क्लियर है जी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों से पूछो। पेज नंबर 81 पे जो क्वेश्चन है, इसमें मसला तो नहीं आपको और है? पेज नंबर 408 निकालना। पेज नंबर 408। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया प्लीज, ये पेज नंबर 81।
जी सर, इसका प्रोडक्शन प्लान बनाना था शायद आपने, दूसरा होमवर्क किया था, बल्कि बना लिया था शायद आप लोगों ने। इसकी रैंकिंग होगी थी। जी रैंकिंग के मुताबिक वर्किंग करवा दो। ये सॉरी, बल्कि हमने बना लिया शायद। नहीं, मेरा थोड़ा सा रहता है, कंप्लीट करवा दो। आप लोगों ने लिखा होगा तो बुला दो, बना दो। सबसे पहले मटेरियल देना है बीटा को। बीटा के कितने के यूनिट्स बनाने हैं? 16,000 टोटल थे, 4,000 माइनस क्यों हो गए? उसको पहले कंसिडर कर लिया ना, रिमेनिंग 12,000 भी बन जाएंगे और 1,800 रुपया पर यूनिट मटेरियल लगेगा। 21.6 मिलियन ये हो गया। बीटा के बाद हो गया अल्फा। अल्फा के कितने यूनिट? 12,000 में से कितने ऑर्डर में थे? मल्टीप्लाइड बाय 2500। जी गुलाम मुस्तफा साहब, जब भी कोई कमिटमेंट कर लें आप, तो हमेशा ये अज्यूम किया जाएगा कि उस कमिटमेंट को पहले ऑनर करना है। तो लिखा हुआ है कमिटेड कॉन्ट्रैक्ट, ऑलवेज कमिटमेंट आप पहले ही पूरी करेंगे अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका हो गया। देन उसके बाद गैमा बन जाएंगे नहीं? लेकिन गैमा के लिए कितने रुपए का मटेरियल रह गया? 7.7 मिलियन का मटेरियल रह गया है। एक यूनिट का मटेरियल चाहिए 3500 रुपए का। कितने बन जाएंगे? 2200 और बन जाएंगे अदर देन द ऑर्डर। टोटल 3,000 और बनाने थे शायद। देखिएगा टोटल 4,000 था ना इसका गैमा। 4,000 में से 1,000 तो उधर हो गया ना गवर्नमेंट ऑर्डर में। ठीक हो गया जी? 800 रह गया ना फिर, 800 रह जाएगा मेरा ख्याल। चलें सर जी, इस तरह करें, पेज नंबर 408 एक सेकंड सामने रखें दोबारा। इसमें अभी आपने एग्जिस्टिंग कंट्री में वर्किंग की है, एग्जिस्टिंग कंट्री में, लेकिन अभी आपने प्रोडक्शन प्लान बनाया है। अब इस प्रोडक्शन प्लान की बेस पे आप एक प्रॉफिट निकाल लेंगे, ठीक है? लेकिन एक दूसरा हिस्सा भी इसका रहता है, कंट्री एक्स। कंट्री एक्स का जरा डेटा पढ़े, उसमें आर्स का मसला लग रहा है, लेकिन वो भी आप चेक करेंगे पहले। अगर आर्स लिमिटिंग निकला है तो वहां फिर सेविंग वाली वर्किंग क्यों करेंगे, जरा देख के बताएं। आउटसोर्सिंग ऑप्शन दी गई है, लेकिन सेविंग की फिगर निकालते कैसे हैं? परचेज कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में आप फिर मटेरियल लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स बस लेंगे। इसको जरा होमवर्क रखना है, इसको फिर कल डिस्कस करते हैं। मेरे ख्याल अभी ये हो जाएगा शायद, हम कुछ और कर लेते हैं। नहीं, कल डिस्कस कर लेते हैं अगर कर भी लिया तो। बी पार्ट इसका नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स चाह रहे हैं ना, पहले ए पार्ट आज फाइनल करेंगे। तो ए पार्ट को जरा होमवर्क रख लें, हम जरा अपना टाइम जरा किसी और चीज़ को दे दें यार। कोशिश कर लेंगे सर। पेज नंबर ढूंढने करनी तरफ जान समझ, ठीक है? लेकिन जरा सीरियस वर्किंग है, प्रॉफिट्स भी कैलकुलेट करना है, अपनी फिगर्स को जरूर कैलकुलेट कीजिएगा। बाकी ठीक है, मुझे आइडिया है एक दो जगह शायद आपको प्रॉब्लम आए, लेकिन ये बड़े बड़े से क्वेश्चंस के डेटा को जरा कंट्रोल करना प्रैक्टिस से ही आएगा ये भी। तो क्वेश्चन नंबर ढूंढना अपना जरा 6, पेज नंबर है 63। एक टॉय लिमिटेड के नाम से क्वेश्चन है, पहले जरा ये पढ़ें। अभी तक इस टॉपिक में जो चीजें पढ़ी हैं वो नंबर 1 ये पढ़ा था कि एक प्रोडक्ट को अबेंडन करने का डिसीजन कंट्रीब्यूशन की बेस पे आता है। अगर कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट बनाते रहे। फिर नेक्स्ट आया था कि अगर लिमिटिंग फैक्टर आ गया और आउटसोर्सिंग ऑप्शन नहीं है तो कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर की बेस पे फाइनली वर्किंग कर लें। फिर ये आया था कि अगर आउटसोर्सिंग के ऑप्शन भी मौजूद है लिमिटिंग फैक्टर में तो सेविंग पर लिमिटिंग फैक्टर की बेस पे डिसीजन ले लें।
लेकिन और भी तरह के डिसीजन इस चैप्टर में आपको लेने पड़ते हैं, तो जरा थोड़ा सा हम अपना जरा फोकस शिफ्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का डाटा जरा देखा जी। ठीक है जी, ऑनलाइन स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं जी, प्लीज पेज नंबर 63 है जी। पहले जरा रिक्वायरमेंट सॉरी क्वेश्चन पढ़ लें, फिर रिक्वायरमेंट शायद तभी समझ आएगी। टॉय लिमिटेड is engaged in the production of a single product on the basis of past history. The management has estimated the cost of production as follows. ये पर यूनिट cost of production per unit as follows. रॉ मटेरियल है, लेबर है, वेरिएबल ओवरहेड्स वगैरह 60% डायरेक्ट लेबर है। कैलकुलेट कर दें 250 into 60%, 150 रुपीज वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट है। कितने घंटों में? बहुत से क्वेश्चन अब आप लोगों ने कर लिए हैं, वेरिएबल ओवरहेड्स मशीन आवर्स की बेस पे भी हो जाते हैं, लेकिन शायद अगर ना पता हो तो लेबर आवर्स की बेस पे ही हम अक्सर देखते हैं। देन एक टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई है 600 रुपया पर यूनिट। एनुअल प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट है 1 लाख यूनिट्स। 1 लाख यूनिट्स सालाना प्रोडक्शन चाहिए। मैनेजमेंट हैज बीन deeply concerned with the performance of its labor as the employees have purchased the latest mobile model. सॉरी, यहाँ कुछ और लिखा हुआ, अंडरलाइन कीजिएगा। as it has been witnessing various inefficiencies. सॉरी यार, the industrial relationship department has recently carried out a study under the guidance of a consultant. यहाँ तक स्टोरी समझ रहे हैं क्या हो रहा है? क्या बात हो रही है, किसमें कंसर्न है, क्या कंसर्न है? मैनेजमेंट अपनी लेबर की परफॉर्मेंस से मुतमिन नहीं है, बहुत सी इनएफिशिएंसीज हैं लेबर की तरफ से, तो उसके लिए फिर एक स्टडी कैरिड आउट हुई है बाय अ कंसल्टेंट। इट हैज पुट फॉरवर्ड अ प्लान whereby the company's wage policy is to be revised as under. एक प्लान फॉरवर्ड हो रहा है जिसके मुताबिक कंपनी का जो वेजेस का प्लान है उसे कुछ रिवाइज करने की बात हो रही है। रेट ऑफ वेजेस वुड बी इंक्रीज्ड बाय 100 रुपया अगर दे रहे होंगे तब 112 देंगे। वर्कर्स who perform the task in less than the estimated time of 10 hours per unit, ऊपर ढूंढे जरा 10 hours, 10 घंटों में एक यूनिट बनता है सर जी, 10 घंटा बनता है सर। तो वर्कर्स who perform their task in less than that estimated time of 10 hours per unit would be given a premium of 18 per hour saved. प्रीमियम का यहाँ क्या मतलब होगा? एक्स्ट्रा कह लें, बोनस कह लें। जो एम्प्लॉय भी अपने एक यूनिट को 10 घंटों से कम टाइम में बनाएगा उसको फिर 8 रुपया पर यूनिट नहीं, पर घंटा सेव्ड प्रीमियम बोनस देंगे। सॉरी 18 रुपये सॉरी। जो क्या करेगा उसे क्या देंगे? जो एम्प्लॉय अपना एक यूनिट जो है वो 10 घंटों से कम टाइम में बनाएगा उसको जितना टाइम फिर बचाएगा उस टाइम का उसे 18 रुपए को सॉर्ट ऑफ प्रीमियम बोनस देंगे पर आवर। The consultant is of the view that falling efficiencies could be brought about by introducing the above change. अगर ऊपर वाली वेजेस का जो चेंज अब कर दिया जाए तो हमें क्या फायदा होगा? असल में देखें, लेबर रेट बढ़ रहा है तो खर्चा बढ़ नहीं जाएगा, प्रीमियम भी दे रहे हैं, खर्चा बढ़ जाएगा, लेकिन क्या उसका हमें भी कोई फायदा होगा? नंबर एक, ये कहाँ से पढ़ लिए और सर देखें तो सही आगे। पहला फायदा ये होगा कि रॉ मटेरियल इनपुट पर यूनिट इंक्लूड वेस्टेज ऑफ 7% ऊपर 5 ढूंढे जी कहीं, 5 kg पर यूनिट। क्या उसके अंदर 7% वेस्टेज शामिल है? क्या अगर वेस्टेज होनी है तो इनपुट में वेस्टेज शामिल होती है? अगर वेस्टेज ना हो
तो आप एग्जैक्टली कितनी क्वांटिटी इनपुट करेंगे? जितनी रिक्वायर्ड होगी। 5 क्यों करेंगे? अगर आपको वेस्टेज एक्सपेक्टेड ना हो तो आप एग्जैक्टली कितने केजीज इनपुट करेंगे? जितने रिक्वायर्ड होंगे। लेकिन क्या अगर वेस्टेज है तो रिक्वायर्ड से ज्यादा मटेरियल यूज करेंगे? ये दो वर्ड्स आज शायद मैं बार बार बोलूं, आप भी जरा और से सोच लें जरा। असूलन तो क्या होना चाहिए, आपको उतना ही मटेरियल यूज करना चाहिए जितना रिक्वायर्ड है। क्या किसके बराबर होना चाहिए अगर क्या नहीं है? वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। यूज उतना करना चाहिए जितना रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर वेस्टेज होगी तो यूज ज्यादा होगा या रिक्वायर्ड ज्यादा होगा? रिक्वायर्ड तो उतना ही होगा यार, लेकिन अगर वेस्टेज है तो यूज ज्यादा करना पड़ेगा। फर्ज करें एक यूनिट का बनाने में 4 kg वाकई चाहिए विदाउट लॉस, तो 4 तो उसे चाहिए। अगर वेस्टेज नहीं भी होगी तो 4 तो चाहिए, लेकिन अगर वेस्टेज होगी तो 4 से कम चाहिए। क्या ज्यादा हो जाएगा अगर क्या होना, तो मटेरियल ज्यादा यूज करना पड़ेगा अगर वेस्टेज है तो। इसकी एक आसान सी एग्जांपल, कभी जिंदगी में होपफुली आपको कोई आइडिया इत्तेफाक हुआ होगा, कोई अगर आप अपने कोई कपड़े सिलवाएं, कोई शर्ट वगैरह सिलवाएं, तो आप जो कपड़ा देते हैं दर्जी को, क्या वो ज्यादा देते हैं रिक्वायरमेंट से? तो कटना कुटना होता है इधर उधर से, नहीं कैंचियां चलती हैं मैंने इसलिए कह रहा हूँ। तो यूज ज्यादा होता है या रिक्वायर्ड ज्यादा होता है? जो रिक्वायर्ड होता है उसको बचाने के लिए ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। आप यूज्ड खरीद के देते हैं जो यूज होना है, या रिक्वायर्ड खरीद के देते हैं? आप वो खरीद के देते हैं जिसने यूज होना है, और कटिंग कुटिंग के बाद वो बच जाता है जो रिक्वायर्ड होता है। तो रिक्वायर्ड ज्यादा होता है या यूज ज्यादा होता है अगर लॉस है तो? अगर लॉस है तो। और अगर कोई लॉस नहीं है तो हमेशा उतनी ही चीज इस्तेमाल करेंगे जितनी रिक्वायर्ड है। मसलन फॉर एग्जांपल जिस तरह किसी शादी पे खाने पे चला जाए, तो हम उतना ही खाना यूज करेंगे जितना रिक्वायर्ड होगा। लेकिन क्योंकि लॉस हो जाता है, बच्चे हम इसलिए ज्यादा यूज कर लेते हैं। अब हर बंदे का अपना अपना एक्सपीरियंस है, तो जेबों की शायद बात करेगा वगैरह वगैरह। असूलन तो क्या होना चाहिए, अगर वेस्टेज नहीं है तो जितना रिक्वायर्ड है उतना इस्तेमाल करें। लेकिन अगर वेस्टेज है तो क्या चीज किससे ज्यादा हो जाएगी? ठीक है सर, तो अब दोबारा दोबारा फुल फोकस रहा। लिखा हुआ है कि 7% वेस्टेज इंक्लूड है उस इनपुट में जो ऊपर दी हुई है। क्या उस इनपुट में वेस्टेज शामिल होना कोई गलत चीज है? नहीं, अगर वेस्टेज है तो उसमें शामिल होनी चाहिए इतने। कितने परसेंट वेस्टेज शामिल है? दिस विल रिड्यूस टू, ये कितनी रह जाएगी? ये कितनी रह जाएगी? क्या इसमें कोई फायदा हो जाएगा हमें? अब मटेरियल कम यूज होगा या कम रिक्वायर्ड होगा? चल रहा है, चलो ठीक। जी सर जी, अगर वेस्टेज कम हो जाएगी, अगर वेस्टेज कम हो जाए तो क्या सही तरह सोचा, कंडीशनर नहीं कीजिएगा ये भाई, ये जो क्वेश्चन है ये खुद तो इटसेल्फ मासूम ही है, लेकिन इसमें जो चीजें आ जाएंगी वो बहुत से क्वेश्चन में यूज होनी है। क्या अगर वेस्टेज रिड्यूस होगी तो रिक्वायर्ड कम हो जाएगा या यूज कम हो जाएगा? ये सही फाइनल कर लें, सोच लें आराम से। क्या कम इस्तेमाल करने से ही रिक्वायर्ड बच जाएगा अगर वेस्टेज कम हो जाएगी? क्या अगर वेस्टेज ज्यादा हो जाए तो रिक्वायर्ड बढ़ जाएगा? एक ही वर्ड है, यूज रिक्वायर्ड।
क्या रिक्वायर्ड वही है, यूजेज चेंज होती जाएगी अगर लॉस में कमी ज्यादा जाती होगी। लॉस अगर जीरो हो जाए तो रिक्वायर्ड ही यूज होगा, लेकिन अगर लॉस बढ़ जाए तो यूज ज्यादा होगा रिक्वायर्ड से। थोड़ा सा ऊंचा कीजिएगा, तो बच्चों की रख दे, ऊंचा कर दें, हल्का कर दें, थोड़ा इधर हो जाता या उधर हो जाए। एंजॉय सर। आशिफ क्या हो गई है? एग्जिस्टिंग सिचुएशन में व्हाट इज द लॉस? ये अपने साथ साथ रहना प्लीज, बहुत सी बातें हो रही हैं और ये एक्सपेक्टेड है कि आप मुसलसल इन्वॉल्व हो। कितनी वेस्टेज ऑलरेडी है, कितनी रह जाएगी? नंबर 2, 70% ऑफ वर्कर्स वुड वर्क मोर एफिशिएंटली। अगर 100 वर्कर्स थे तो 70% वर्कर अपना काम ज्यादा एफिशिएंटली करेंगे एंड इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी बाय, और 100 घंटों का काम 120 घंटों में करेंगे। 100 अगर वर्कर्स है तो उनमें से 30 वर्कर वैसे के वैसे रहेंगे, लेकिन 100 में से 70 वर्कर अपना एफिशिएंसी को बढ़ा देंगे और डेफिनेटली फिर टाइम ज्यादा लेंगे, कम नहीं। ये जेहन में रखना, जब भी लेबर एफिशिएंसी की बात हो रही तो ये आवर्स की बात होती है, कम टाइम में ज्यादा काम करेंगे। अगर 20% एफिशिएंट हो रहे हैं वो, तो 80% टाइम लेंगे उस टाइम का जो पहले वो ले रहे हैं। ये बार बार मुझे 100 नजर आना शुरू हुआ है, किसी को पता चल रहा है? Overheads will be reduced to 55% of the revised labor cost including premium। ऊपर डाटा देखें, पहले 60% था, अब ओवरहेड्स का उसने चेंज बता दिया है, लेकिन ये जो फिगर आप फाइंड आउट करेंगे 55%, ये किस किस को जमा करके करेंगे? रिवाइज लेबर कॉस्ट होगी, उसमें प्रीमियम शामिल करके फिर 55% आपने लगा। लास्ट दिन वो कहता है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन विल इंप्रूव एंड द रेट ऑफ रिजेक्शन विल बी रिड्यूस फ्रॉम। अगर पहले 100 में से 4 यूनिट रिजेक्ट होते थे तो अब 100 में से 3 यूनिट्स रिजेक्ट होंगे। ये लाइन जरा दोबारा पढ़ें। अब ये बात उसने फिनिश गुड्स की है, ये रॉ मटेरियल की जी, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो भी देख लेते हैं। पॉइंट 1 पे है जरा। पॉइंट 1 में किस वेस्टेज की बात हुई थी? तो रॉ मटेरियल की भी वेस्टेज होती है, और सम टाइम चीजें जितनी मर्जी एहतियात से आप बना लें, कुछ ना कुछ चीजों का खराब होने का खदशा भी हो सकता है। क्या वेस्टेज भी कम हो जाएगी और क्या रिजेक्शन भी कम हो जाएगी? रॉ मटेरियल की वेस्टेज भी कम हो जाएगी और फिनिश गुड्स की, ये सही है वर्ड्स, प्रोडक्शन फिनिश गुड्स की रिजेक्शन भी कम हो जाएगी। और फाइनली वो कहता है रिजेक्टेड यूनिट जो है वो कितने का बिक जाता है? ये क्या बता रहा है जी? रिकवरी वैल्यू बता रहा है। आपने क्या बताना है? रिक्वायरमेंट डिटरमिन वेदर इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर द कंपनी टू अडॉप्ट वेज प्लान एंड रिकमेंडेड बाय द इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप डिपार्टमेंट। आपने ये बताना है कि क्या ये वेज प्लान अडॉप्ट करना कंपनी के लिए बेनिफिशियल है। आपको कैसे पता चलेगा? पेज नंबर 16 जरा ढूंढे, उसमें क्वेश्चन नंबर 10 है या कोई पेज पीछे? शायद क्वेश्चन नंबर 10 ढूंढना था, पेज नंबर 15 हो शायद। क्वेश्चन नंबर 10 की रिक्वायरमेंट पढ़ना, कंप्यूट द कंट्रीब्यूशन, प्रोजेक्टेड कंट्रीब्यूशन एंड, ये इम्पैक्ट को याद आ जाएगा कैसे कैलकुलेट हुआ था, कैसे हुआ था? हमें कैसे पता चलेगा कि एडवर्टाइजमेंट का क्या इम्पैक्ट है, क्या लिखा हुआ? हमें ये कैसे पता चला था कि एडवर्टाइजमेंट का प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट होगा? हमने एक वर्किंग की थी विदाउट एडवर्टाइजमेंट और एक वर्किंग की थी विद एडवर्टाइजमेंट, और देन फिर प्रॉफिट्स को देख के ये डिसीजन हुआ। सिमिलरली वापस आए, क्या ये वेज प्लान बेनिफिशियल है या नहीं, हमें वर्किंग करनी होगी। अगर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस वेज प्लान के बगैर प्रॉफिट ज्यादा है तो इस वेज प्लान को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए, और अगर इसके इम्प्लीमेंट होने से प्रॉफिट बढ़ जाए तो फिर हमें इसे इम्प्लीमेंट कर लेना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन जरा देखें, डाटा पढ़ें।
सेल प्राइस पर यूनिट नहीं है, लेकिन परेशानी की भी जरूरत नहीं है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन अगर सेल प्राइस हो फिर तो डेफिनेटली प्रॉफिट की बेस पे आप डिसीजन ले लेंगे। लेकिन अगर सेल प्राइस नहीं भी है तो इवन देन आप डिसीजन फिर कॉस्ट के एंगल से ले सकते हैं। अगर एग्जिस्टिंग सिनेरियो में कॉस्ट कम होगी और रिवाइज में ज्यादा होगी तो फिर रिवाइज सिचुएशन में जाने की जरूरत नहीं है। तो अगर कॉस्ट की बेस पर डिसीजन लेंगे तो फिर फेवरेबल सिचुएशन कब होगी, जब कॉस्ट सेविंग हो रही होगी। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी के एंगल से देखेंगे तो अगर तो सेल्स की इन्फॉर्मेशन होती तो बेहतर ये कि प्रॉफिट तक आए, लेकिन अगर प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते तो फिर कॉस्ट की वर्किंग करना है एग्जिस्टिंग सिचुएशन में और रिवाइज सिचुएशन में। तो आज दो सिचुएशंस बन गई, एग्जिस्टिंग सिचुएशन एंड रिवाइज। जी ठीक है बेटा, कंपैरिजन ही करना है एग्जिस्टिंग सिचुएशन और रिवाइज सिचुएशन। नहीं ये आपका, मैं अभी आपसे पूछता हूँ, बल्कि सबसे पहले आप यही फैसला करें जी, क्या ये प्लान इंप्लीमेंट हो गया? ये सब कुछ एस्टिमेटेड है यार, पढ़ कर देखिए। क्या ये सब कुछ एक्सपेक्टेड है? क्या ये हो गया है? अगर हो गया है तो फिर हम क्या वर्किंग कर रहे हैं? फिर तब जो हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह ही हो सकता है, ये होना है और होने से पहले हम डिसीजन लेना चाहते हैं, ये सब एक्सपेक्टेड है शायद। बाकी आप इंडिविजुअल दोबारा भी पढ़े, मेरे ख्याल आपको फिर डिसीजन लेने चाहिए। ये ट्वाई लिमिटेड से कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ बेनिफिट्स ऑफ वेज प्लान। क्या वर्ड होना चाहिए बेनिफिट की जगह? अच्छा नहीं लग रहा। कैलकुलेशन ऑफ वेदर wage plan is beneficial. These are existing situations. Apply your mind, डाटा देखें क्या वर्किंग करें। देखें देखें जरा डाटा, सजेस्ट करें। एग्जिस्टिंग सिचुएशन में मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट पता है सर? जी पता है सर। कितनी? 600 रुपये टोटल कॉस्ट पता है? हर यूनिट पता है? क्या ख्याल है? यही है नहीं है? तब टोटल पर यूनिट कॉस्ट पता है? टोटल कॉस्ट कैसे निकला? यूनिट्स पता? कितने यूनिट्स रिक्वायर्ड है? 1 लाख। कैलकुलेटर पकड़े, अगर 1 लाख को 600 से जरूर दें तो मेरा तो ख्याल फिगर पूरी हो जाएगी। सोचे तो रखें, अप्लाई योर माइंड। व्हाट इज द 60 मिलियन? टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन। लेकिन पॉइंट नंबर 4 में रिजेक्शन 4% है। मैं अभी रिवाइज सिनेरियो की बात नहीं कर रहा, 4% रिजेक्शन है अभी। हो कितनी जाएगी वो तो बाद में फिर बहस करेंगे ना। क्या एग्जिस्टिंग सिचुएशन में भी 4% रिजेक्शन मौजूद है? अब ये 4% जेहन में रखे, ऊपर 1 लाख पे है। 1 लाख के क्या 1 लाख ही बनाने शुरू करें और 1 लाख ही बच जाएंगे? क्या चाहिए 1 लाख, लेकिन क्या ज्यादा बनाने पड़ेंगे?
क्योंकि 4% है तो रिजेक्शन, 4% की तो रिजेक्शन हो जाएगी। तो अगर ये रिजेक्शन वाला पॉइंट ना हो फिर तो मेरा ख्याल है 1 लाख यूनिट्स ही बनाने शुरू करेंगे और इंशाल्लाह 1 लाख बन जाएंगे। लेकिन अगर रिजेक्शन मौजूद है तो क्या ज्यादा शुरू करने पड़ेंगे, और क्या फिर 1 लाख बचाने हैं या बनाने हैं? बनाने भी हैं, बचाने, सही बचाने हैं, सही सोच लो। क्या एक प्रोडक्शन प्रोसेस में लाख यूनिट्स ही बनाने शुरू करें और लाख यूनिट्स ही सही बन के निकल सकते हैं? सही निकल सकते हैं। कब निकल सकते हैं? अरे रिजेक्शन नहीं है। अगर लाख चाहिए तो कितने यूनिट्स बनाने शुरू करें? लाख ही बनाने शुरू करें, लाख बन जाएंगे। लेकिन अगर रिजेक्शन है तो क्या ज्यादा बनाने शुरू करने पड़े ताकि 1 लाख बचाएं? ये बचाने का क्या मतलब? बचाने का नहीं, बचाना मतलब एक वर्ड में यूज कर रहा हूँ। असल में जो लाख है ऊपर दोबारा जरा लाख रुपए गौर से देखें, ये सॉरी लाख रुपए नहीं, लाख यूनिट्स। ये लाख यूनिट्स रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट का मतलब चाहिए है, ये चाहिए है, डिमांड कह लें, चाहिए है, असल रिक्वायरमेंट ये चाहिए है। तो रिजेक्शन की वजह से हमें ज्यादा यूनिट्स पे कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी ताकि रिजेक्शन के बाद 1 लाख बच जाए। 1 लाख अगर हम बनाने शुरू करेंगे और 4% रिजेक्शन है तो मेरा ख्याल है सोच सकते हैं हम 96,000 बचेंगे, 96,000 सही बचेंगे। तो क्या 1 लाख शुरू करने हैं या 1 लाख फिनिश फॉर्म में सही बनाने हैं? सही बनाने। ठीक है सर। अगर रिजेक्शन हो, ये फाइनल करें जी प्लीज। अगर रिजेक्शन ना हो तो कितने यूनिट स्टार्ट करें, इंशाल्लाह कितने बन जाएंगे? 1 लाख स्टार्ट करेंगे, 1 लाख बन जाएंगे। नहीं सर, ये जो लम्हा लिखा मुझे क्या पता, जो लिखा ही सर कहाँ पढ़ा आपने? करते हैं सर, कुछ करते हैं, कमाल हो गए, अपनी तरफ से लिख लिया, नहीं लिखा भी सोचते हैं। वो तो बात की बहस है, वर्किंग तो आराम से हो जाएगी, वर्किंग इशू नहीं है सर। पहले गेम असल क्या है वो समझ लें। क्या 1 लाख पे ही काम करें और 1 लाख बच सकते हैं? कब हो सकता है ये? तो ये मैं आपके सामने अक्सर शायद अभी कुछ अरसे से बॉक्स सेट बनाता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि प्रोसेस है फॉर एग्जांपल, तो इस प्रोसेस में सॉर्ट ऑफ इनपुट कर लें, लेकिन क्या इस प्रोसेस में बस 1 लाख यूनिट्स बनाने शुरू करें और 1 लाख ही बन जाएंगे? बन जाने थे बोल दें, अगर क्या होता है अगर रिजेक्शन ना होती तो आपको बस 1 लाख यूनिट्स पर खर्चा करना चाहिए था और 1 लाख यूनिट्स का खर्चा ही 1 लाख यूनिट्स का टोटल आंसर बन जाना था। लेकिन इस केस में अब 1 लाख यूनिट्स हमें अल्टीमेटली रिक्वायर्ड है। हमारे इस प्रोसेस से बाहर 1 लाख यूनिट सही निकलने चाहिए। तो अब सवाल यहाँ ये उठता है कि हम अपने इस प्रोसेस में कितने यूनिट्स बनाने स्टार्ट करें कि 4% रिजेक्शन के बाद फाइनली लाख बच जाएं। नहीं मतलब वो आपसे नहीं पूछ रहा, वो आपसे नहीं पूछ रहा, वो मैं बताता हूँ। सवाल उठा क्या है, क्या लाख चाहिए या लाख ही शुरू करने हैं? अगर रिजेक्शन है तो लाख चाहिए, तो इसका मतलब हमें ज्यादा शुरू करने पड़े। अब जो भाई ने बात उठाई है वो असल इशू है। नीचे आए जहां 4% लिखा हुआ, ये 4% का सेंटेंस पढ़ेगा। The rate of rejection would be reduced from, बस 4% पे रुक जाएगा। ये 4% किसका? रिजेक्शन है, रिजेक्शन की परसेंटेज है, उसकी बेस क्या है? 4% किसका? ये लगता है हर बंदे का अपना अपना सवाल है। नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ। ये हर बंदे की बुक में अपना अपना सवाल है। सिंपली क्या लिखा, 4 से 3 रह जाए। सर ये बहुत कुछ कर चुके हैं, आए हम जिन सवालों में कुछ कर चुके हैं पहले उन सवालों पर जाते हैं। सवाल नंबर 60 ढूंढेगा, सॉरी पेज नंबर 7। फिनिश गुड्स का
पेज नंबर 7 पे ये गेम शुरू हुई थी जहां मैंने आपको लिखवाया था कुछ। पॉइंट नंबर 1 सेंटेंस पढ़े, डिफेक्टिव यूनिट्स आर 20% पे फुल स्टॉप नहीं था। क्या उसने बताया था वो किसको बेस रखना चाहता है? किसकी परसेंटेज बता रहा था किसकी बेस पे? डिफेक्टिव यूनिट्स की परसेंटेज बता रहा था इंस्पेक्टेड यूनिट्स की बेस पे। फौरन अपना सवाल देखें, रिजेक्टेड यूनिट्स की परसेंटेज बता रहा है किसकी बेस पे? बेस नहीं बता रहा। वापस चले जाए, जल्दी जल्दी आते जाते रहना भाई ना। क्या वहां बता रहा था किसकी बेस पे है? किसकी बेस पे है? तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स ने बेस कहा था, हमने उसको 100 रखा, 20 डिफेक्टिव रखे और थोड़ी देर सोचा कि इंस्पेक्टेड में से डिफेक्टिव लेस होंगे तो गुड यूनिट्स बनेंगे। प्लस का साइन क्यों नहीं दबाया? क्या इंस्पेक्टेड जमा डिफेक्टिव इज इक्वल टू गुड होंगे? इंस्पेक्टेड में से क्या निकलेगा तो क्या बनेंगे? तो इंस्पेक्टेड के नीचे 100 क्यों लिखा? क्योंकि एग्जामिनर ने बताया था, बेस उसने बताई थी, बेस बता दी, हमने वहां लिख लिया। रास्ते में पेज नंबर 33 आएगा, उसका पॉइंट नंबर 3 आएगा क्वेश्चन नंबर 3 में। टू परसेंट ऑफ बाई प्रोडक्ट, क्या 2% पे फुल स्टॉप था? बेस एक्सप्लेन उसने की, किसको 100 कह रहा था? आउटपुट को कह रहा था। तो आउटपुट ही 100 अगर याद आ रही किसी को रखी थी हमने, 2 किसे रखा था? लॉस को, और वापस आके 102 इनपुट का बना लिया था। क्या 100 बताता है? उसमें बताया है, उसमें भी बताया है। एक और जगह देखें, पेज नंबर 408 जो कल आप बात कर रहे थे, वहां लॉस के एंगल से तो नहीं है, लेकिन आपने कल आइडेंटिफाई की थी वो बात। पेज नंबर 408 जो येलो लिमिटेड कल क्वेश्चन किया हमने, उसके फर्स्ट पैराग्राफ में ऊपर आए, एक क्वांटिटीज बताई थी उसने। उसने कहा था, क्या वर्ड बोले थे उसने, क्या वर्ड्स लिखे उसने? स्पेशल ऑर्डर इज 25% ऑफ टोटल डिमांड, ऑफ टोटल डिमांड। क्या उसने बताया उसने किसकी बेस पे 25% बताया? टोटल डिमांड कल भी शायद थोड़ी सी बात हुई थी। टोटल डिमांड अगर 100 है तो ये 25% है, और आपने अकॉर्डिंगली टोटल डिमांड निकाल ली थी। क्या वो एक्सप्लेन करता है क्वेश्चंस में कि परसेंटेज किसकी बेस पे है? अब जरा प्रोसेस कॉस्टिंग वैसे ही मिलाएं, इंस्पेक्टेड यूनिट्स, 10% ऑफ टेस्टेड यूनिट्स, इंस्पेक्टेड यूनिट्स, ये सब कुछ वो बताता रहता है। हमारे इस क्वेश्चन में अब आ जाए वापस टॉय में, हमारे इस टॉय वाले सवाल में उसने ये तो बताया है कि 4% रिजेक्शन है, लेकिन किसकी बेस पे ये 4% है ये उसने बताया नहीं है। सही वर्ड है कि उसने बताया नहीं, और बताया अगर नहीं है तो वो भी हमें पता है कि फिर वो किसकी बेस पे होती है, ये हमें पता है। लेकिन प्लीज पहली चीज ये है कि ये इंस्पेक्टेड यूनिट्स भी हो सकते हैं, ये गुड यूनिट्स भी हो सकते हैं, ये आउटपुट भी हो सकती है, ये इनपुट भी हो सकती है। लेकिन अगर वो ना बताए, तो इस केस में नहीं बताया, तो देन फिर ये इनपुट की बेस पे हमने डिसाइड किया था प्रोसेस कॉस्टिंग के जमाने। अब प्लीज सही मेरी बात समझ आ गई? क्या समझ आई है? 4% किसका लिखा नहीं हुआ, बाय डिफॉल्ट हम क्या अज्यूम करेंगे? तो इनपुट का बच्चा फिर क्या हुआ, बोर्ड पे जरा देखें, इनपुट किस तरफ है? इनपुट, क्या ये 100 है? क्या यहाँ 100 होगा? यहाँ जो भी होगा क्या ये 100 होगा? क्या ये हमेशा 100 होगा? ये कौन बताएगा कि कहाँ 100 है? और अगर वो ना बताए तो फिर हम क्या करेंगे? हम बाय डिफॉल्ट अपनी ये असम्पशन रखेंगे, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4% रिजेक्शन होनी है, और देयरफॉर 96 कहाँ भाईजान, 104 हो जाना है। क्या रिजेक्शन माइनस होनी है या प्लस होनी है? देयरफॉर ये 96 हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, वो आ जाएगा, आंसर इज नॉट एन इशू। ये मैंने 100 जहां लिखा है समझ आ गए, फिर 96 क्यों लिखा है वहां मैंने? ये तो प्लस नहीं होना। बाकी वर्किंग कोई इशू नहीं है, बाकी वर्किंग काइंडली कोई इशू नहीं है, वो आपके कैलकुलेटर का खेल है। 100 मैंने यहाँ क्यों लिखा है क्वेश्चन में तो नहीं बाकी क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ, मैंने क्या अज्यूम किया है? तो जब भी कभी परसेंटेज ऑफ लॉस उसने बताई हो और एक्सप्लेन ना करे, तो फिर आप बाय डिफॉल्ट क्या अज्यूम करेंगे?
कि इनपुट 100 है और अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट करना। अब मुझे एक वर्किंग करा दें, फिर आप नोट कीजिएगा। 100,000 है, ये 100,000 फाइनली क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, 96 इंटू 100 इज इक्वल टू 104,167। क्या है ये 104,167? ये वो यूनिट्स होंगे जो हमें स्टार्ट करने पड़ेंगे ताकि 4% रिजेक्शन के बाद लाख बच जाए। अब जरा 104,167 आ गया कैलकुलेटर पे, इसका जरा 4% करें। कोई एक कर ले, सबकी तरफ से होने लगा। बस एक ने करना, किसी एक ने करना, नो 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 नो, किसी एक ने कर लिया हुआ। असल में प्रॉब्लम ये है कि जब आप 4% करते हैं ना, तो एक चीज जो आपके जहन में आती नहीं है जो आनी चाहिए। 4% जब आप करते हैं, आपका कैलकुलेटर ऑटोमेटिकली 4/100 कर देता है। तो क्या ये जो फिगर है, ये 104,167, अब ये 100% फिगर है, तो इसका जरा डिवाइड बाय 100 इंटू 4 हो रहा है असल में। तो कैलकुलेटर पे जब आप परसेंटेज का साइन दबाते हैं तो कैलकुलेटर 4/100 ऑटोमेटिकली कर देता है। इज दिस 1,00,100 या 104,167? तो 100,000 कितने परसेंट था? 96%। और वहां से हमने क्या निकाल लिया, जो यूनिट्स हमें स्टार्ट करने पड़ेंगे। तो यहाँ आ गया 104,167 और बीच में फिर क्या होगा, प्रोसेस क्या है, 4,167 लॉस हो जाएगा और इंशाल्लाह वो यूनिट्स बच जाएंगे जो हमें रिक्वायर्ड। बात पूरी समझ आ गई? अब करें नोट जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है प्लीज? जी जी, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। डेफिनेटली अब हमें खर्चा ज्यादा करना पड़ना है लाख यूनिट्स को बनाने के लिए। हमें लाख यूनिट्स के लिए 1,04,167 यूनिट्स पे खर्चा करना पड़ना है ताकि सही 1,00,000 यूनिट्स बच जाएं। अगर रिजेक्शन ना होती, हमें बस कितने यूनिट्स पे कॉस्ट इंकर करनी पड़नी थी और हमारा काम चल जाना था। लेकिन अब इस सिचुएशन में अगर लाख यूनिट्स चाहिए तो हमें 104,167 यूनिट्स पे कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी और वो जो कॉस्ट इंकर करेंगे वो लाख यूनिट्स की रह जाएगी। ये आखिरी वर्ड ठीक है मेरा? लेकिन बहरहाल एक और पॉइंट भी आपको क्वेश्चन कहने में, ये जो रिजेक्टेड यूनिट्स हैं, क्या इनकी कोई रिकवरी वैल्यू भी है? क्या फिर वो नेट हो जाएगी? क्या वो नेट हो जाएगी सर? चलो बैडिंग लिखें, कम से कम ये वाला पॉइंट कंप्लीट करना। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, रिजेक्शन कैसे रिड्यूस होगा? जब लोग केयरफुली काम करेंगे तो रिजेक्शन रिड्यूस हो जाएगी। ये वेज प्लान का मकसद ये है ना कि इनएफिशिएंसीज है, जब लोग एफिशिएंटली काम करेंगे, एहतियात से काम करेंगे, तो जो यूनिट्स ज्यादा नुकसान हो रहा था वो फिर कम नुकसान होगा। ठीक है जानो हम सब? लेकिन इस वक्त जो हम वर्किंग कर रहे हैं ये एग्जिस्टिंग सिचुएशन में है और रिवाइज सिचुएशन में फिर वो कुछ चीजें और भी कर रहा है। रिवाइज सिचुएशन में यही जो 4% लॉस है वो कितना एक्सपेक्टेड है कि रह जाएगा, तो वो तो वर्किंग विभाग ने हमने करनी है जी। वो अभी रिवाइज वर्किंग करते हैं सर, जब रेज प्लान रिवाइज हो जाएगा तो फिर 3% की इंशाल्लाह वर्किंग करते हैं। अभी एग्जिस्टिंग सिचुएशन में इस वक्त 4% रिजेक्शन डन है सर। जी सर, ये करवानी है वर्किंग, शायद पता है आपको। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बताएं कैसे निकालना, एक यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है? 600 को मल्टीप्लाई किस तरह, और जाने दें यार 1,00,000 से यार। 104,167 मल्टीप्लाइड बाय 600, कंफर्टेबल है सारे? बड़ी बड़ी फिगर्स आ रही हैं, आने दें। 6 to 5 62.5002 मिलियन। फिगर पूरी हो गई, लोगों ने बड़े गौर से देखा, 00 पूरे लगा रहा है कि नहीं। ये क्या है सर, ये क्या है, ये क्या है, कैसे मटेरियल है? इसमें मटेरियल है, लेबर है,
ओवरहेड्स हैं, ये टोटल खर्चा है। एक स्टेप बता दें क्या रह गया है। क्या रिकवरी वैल्यू इसमें ऐड होनी है, लेस होनी है? किसकी रिकवरी वैल्यू यार? रिजेक्टेड यूनिट्स कितने हैं इस सिचुएशन में? रिजेक्टेड यूनिट्स कितने होंगे? 4167 मल्टीप्लाइड बाय 150 इज इक्वल टू, जी डेफिनेटली बेटा रिजेक्शन यूनिट्स की होगी। प्रोडक्शन में रिजेक्शन है तो 4% प्रोडक्शन में रिजेक्शन का मतलब यूनिट्स की रिजेक्शन है। रेट ऑफ रिजेक्शन है, यूनिट्स पे एप्लीकेबल होगा। रेट ऑफ रिजेक्शन बेटा यूनिट्स पे एप्लीकेबल होगी फिगर। यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन पे रेट ऑफ रिजेक्शन है। ठीक है, क्लियर है कोई चीज में? ये आंसर बताइएगा। 6-1 सॉरी 6-5 6-5-0-5-0 एक डबल एंट्री हो जाएगा। ठीक है बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ जी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्रेडिट है, कैश रिसीवेबल डेबिट, रिकवरी वैल्यू डेबिट है, नेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई। तो ये जब भी लॉस आ जाए ना तो आपने बड़ा एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो जाना। ये अक्सर दिल करता है जो नजर आ रहा हो वही 4% है, वही 100 है। तो हो सकता है वही 100, लेकिन थोड़ा सा सोच लेने की जरूरत है। बहरहाल आई होप कि मेरी बात में कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमारे पास टाइम अल्हम्दुलिल्लाह है जितना चाहिए हमें। आप लोग काइंडली फटाफट रिवाइज सिनेरियो शुरू करें। ये ठीक है जी, एग्जिस्टिंग सिनेरियो कंप्लीट हो गया। वो बीच में शॉर्ट वर्किंग इसलिए होगी क्योंकि वो 600 हमने इकट्ठा उठा लिया, मटीरियल लेबर ओवरहेड्स इकट्ठे हो गए। देख लें, बारह रिवाइज सिनेरियो में जा रहा हूँ मैं। एग्जिस्टिंग कंप्लीट है नहीं? अब पर यूनिट मेरा ख्याल है डिसीजन जरा पढ़ें जी। बेनिफिशियल डिसीजन लेना है, बताएं पर यूनिट की बेस पे लेंगे या टोटल को? पर यूनिट अगर कर भी लेंगे तो फाइनली टोटल की बेस पे डिसीजन लेंगे। ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा कॉस्ट सेविंग, पर यूनिट से फाइनली रुपीज में आना। जी रिवाइज सिनेरियो, रिवाइज सिचुएशन। ये अब आपने फुल सोचने की आदत डालनी है। एग्जामिनर का जो दिल करता है वो करता है, और आपने भी फिर जो आपको सही समझ लगे आपने करना है। और वो सही समझ आपको जो लगेगी वो तभी लगेगी अगर आप फुल एफर्ट करेंगे। जी रिवाइज सिचुएशन में बताएं कहां से शुरू करें? वंस अगेन बेटा यूनिट सही होंगे। पहले यूनिट्स पता चलेंगे तो फिर देखेंगे उस पर मटीरियल कितना लगना है, उस पर लेबर कितनी लगनी है, ओवरहेड्स कितने लगने हैं। डाटा देख लें, मटीरियल में भी चेंज आना है देखें। रिवाइज सिचुएशन में मटीरियल में भी चेंज है, लेबर में भी चेंज है, ओवरहेड्स में भी चेंज है। सबसे पहले क्या रिक्वायर्ड होगा? रिजेक्शन भी चेंज है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कितने यूनिट्स पे काम होना है, खर्चा कितने यूनिट्स पे होना है। तो फिनिश गुड्स के यूनिट्स की तरफ जाना है जरा हमने। क्या लाख यूनिट्स की रिक्वायरमेंट सेम है? क्या चेंज होगी ये? क्या रिक्वायरमेंट सेम है, लेकिन क्या रिजेक्शन बदलने से यूनिट्स अकॉर्डिंगली अब ज्यादा स्टार्ट करने पड़ेंगे या कम स्टार्ट करने पड़ेंगे? ये रिवाइज सिचुएशन में कंसंट्रेशन से बोर्ड पे एक मिनट देखें, छोड़ने भी लिखा। रिवाइज सिचुएशन में 1 लाख कांस्टेंट है। देखिए गौर से, क्या रिक्वायरमेंट लाख ही है? एनुअल रिक्वायरमेंट लाख ही है, लेकिन क्या अब कम यूनिट स्टार्ट करके गुजारा हो जाएगा? वो क्यों? रिजेक्शन की परसेंटेज क्या है, किसकी बेस पे है? ये 3% किसकी बेस पे है? किसकी बेस पे है? सवाल में नहीं बताया हुआ तो किसकी बेस पे होगी? 100 फिर कहाँ आया, क्यों आया? क्वेश्चन साइलेंट है, इनपुट ही 100 होगी। नहीं फिगर इशू नहीं है, मैं वंस अगेन यही कहूंगा, फिगर इशू नहीं है। ये 100 बहुत तंग करना है। ये मैंने फिर 100 आपको आपसे पूछे बगैर कहाँ लिख दिए? क्यों लिखा है? तो अब ये जो लाख है इस रिवाइज सिचुएशन में, ये कितने परसेंट यूनिट्स हैं?
हमारी भी समझ नहीं आती, कभी ये 96 होते हैं, कभी 97 होते हैं। ये कब 96 होते हैं? नहीं, मेरी बात को तो हंसी में नहीं लेके जाना है, जरा ये मैं सेंटेंस चेंज करने लगा हूँ, ये सेंटेंस में बदलने लगा हूँ 4% वाला, जरा आप देखें, मैं इसको बदल देता हूँ, पढ़े आप, मैं बदलने की कोशिश करता हूँ। रिजेक्शन क्या है, सेंटेंस शुरू कैसे हो रहा है, थोड़ा सा स्टार्ट में। रेट ऑफ रिजेक्शन वुड रिड्यूस फ्रॉम 4 to 0 हो जाए, सपोज 4% to 0 सपोज हो जाए, क्या जहां 97 है, क्या ये भी 100, ये भी 100? अब ये 100 हो गए, कमाल है यार, ये फिर 100 हो गए, ये क्यों 100 हो गए, ये क्यों 100 हो गए? यही 100% होगा, फिर यही ये वो भी होगा, ये भी वही। लेकिन क्या रिजेक्शन खत्म हो रही है या 3% अभी भी है? अभी भी है। अगर 0 हो जाती, लाख रिक्वायर्ड थे, लाख ही शुरू करते आप, सेम हो जाता, 100 बराबर हो जाता। लेकिन इस केस में अभी भी आपको ज्यादा यूनिट्स बनाने पड़ेंगे, और ये जो गिवन यूनिट्स हैं ये 97% है। अब ठीक है, एक वर्किंग करवा दें, 1 लाख डिवाइड बाय 97 into 100 is equal to 103,093। ये जिन्होंने फिगर निकाली जरा इसका 3% करें, ये क्या है 3090 क्या है? अब ये लॉस होगा रिवाइज सिचुएशन में, क्या लॉस कम हो जाएगा? क्या लॉस कम हो जाएगा? 193 है सर, ये ले सर, कमाल हो गई है, 93 है सर, अल्लाह झूठ बोलने की आदत से बचा होगा, 93 है सर। क्या लॉस कम हो जाएगा? क्या लॉस कम हो जाएगा? वजह 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 ये लाख मैंने कांस्टेंट क्यों लिया है? अपनी एग्जिस्टिंग सिचुएशन वाली वर्किंग देखें जरा, जो ऊपर बनाई थी आपने। मेरा तो ख्याल है 104167 कांस्टेंट रहेगा, 104167 एज इट इज रहना है, या रिक्वायरमेंट एज इट इज है? और रिक्वायरमेंट से आप ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि हमने कितने यूनिट्स बनाने शुरू करने, और हमें ज्यादा क्यों शुरू करने पड़ रहे हैं? क्योंकि रिजेक्शन हो रही। बना ले ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है जी, प्लीज। टाइम तो खत्म हो गया, नॉर्मली तो 15 मिनट पहले क्लास खत्म हो जाती है। जी सर, रसूलन तो ये बात खत्म होनी चाहिए थी, लेकिन मेरी कोताही की वजह से ये बात पूरी नहीं हो सकी। लेकिन 103093 समझ आ गया सर? अब ये क्या है, ये क्या है? इस पे मटेरियल, इस पे लेबर, इस पे ओवरहेड्स की इंशाल्लाह वर्किंग करेंगे। तो ये बहस बहस कल दोबारा यहीं से शुरू करेंगे। आपके लिए 2 काम है, पहला तो मैंने वो येलो लिमिटेड पेज नंबर 408 पे का है, दूसरा मेरा ख्याल है कल टेस्ट की डिस्कशन रख लेंगे अगर टाइम मिलेगा तो। आपने दे दिया टेस्ट, उसका आंसर शेयर हो गया हुआ है, तो अगर एक नजर उसको देख लें फाइनली, जो जो उसमें पॉइंट्स होंगे कल डिस्कस कर लेते हैं। बाकी मेरा ख्याल मज़ाहिर और रियो रहता है पुरानों में से, मज़ाहिर रियो, हाँ जी उसका, चले वो तो देख लेते हैं, लेकिन कल टेस्ट की डिस्कशन रख लें पहले, बाकी फिर देखते हैं जो टाइम मिला। आपकी क्लास नॉर्मल टाइम पे ही होगी 1:30, ठीक है इंशाल्लाह, फिर कल मुलाकात होती है। जी अल्लाह हाफिज जी। ठीक है जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका तो नहीं कोई क्वेश्चन, यहाँ तक बात क्लियर है? ये आपके साथ वो शेयर हुआ होगा आप, लेकिन अगर प्रिंट लेना तो मेरे डी रूम से मिल जाएगा। नहीं वो टी रूम से ले लें, बट सोल्यूशन मिल जाएगा। अपना सोल्यूशन कम से कम लेके आइएगा साथ, चेक करके आइएगा, ये ना कह दिएगा जी सवाल शुरू कर दें।
जी रिजेक्शन वाला पॉइंट रिवाइज में है जी, रिवाइज वर्किंग हो रही है जी। रेट ऑफ रिजेक्शन का मतलब अगर 4% है तो 100 में से 4 यूनिट्स रिजेक्ट होंगे। अगर 100 यूनिट्स हैं तो उनमें से 4 यूनिट्स रिजेक्ट होंगे, तो रेट ऑफ रिजेक्शन पे सही है। ये प्रीवियस वर्किंग में मैंने ये प्रीवियस वर्किंग में कैंडी यूज नहीं किया यार, कैंडी आपके सामने है, मैंने रिवाइज सिचुएशन में ये वर्किंग की है यार। प्रीवियस सिचुएशन में, एग्जिस्टिंग सिचुएशन में 4% लॉस है, रिवाइज सिचुएशन में 4 से 3% लॉस रह जाएगा। ये ठीक है जान मामा साहब? बेटा सेंटेंस में यही लिखा हुआ है, पढ़ के देख लेते हैं। The quality of the production will improve and the rate of rejection will be reduced from, और जो रिजेक्शन का रेट है वो 4% से 3% रह जाएगा। जी रेट की बात हो रही है, तो रेट का मतलब 4% अगर दिया हुआ है तो 4% प्रोडक्शन के यूनिट्स की, प्रोडक्शन की बात हो रही है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन यूनिट्स में ही होती है। प्रोडक्शन बेटा यूनिट्स में ही होती है, तो उसका रिजेक्शन का 4% है तो 100 में से इसका मतलब 4 यूनिट्स रिजेक्ट हो रहे हैं अगर परसेंटेज के एंगल से देखा जाए। ठीक है क्लियर? ये बेटा 150 तो रुपीज है, 150 तो एक यूनिट की के पैसे हैं जो मिलेंगे बेच के, तो रिकवरी वैल्यू ऑफ रिजेक्टेड यूनिट्स। यहाँ पे पूछना है कि यहाँ पे